तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ बाय सौरभ कुमार पर। आज मैं आ चुका हूं लेकर आपके लिए वर्णमाला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि हम लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन करना है और इसमें कैसे कैसे बनाना है हमें। ठीक है, चलते हैं आगे। पहला प्रश्न हमारा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या क्या है। हमारी जो हिंदी वर्णमाला है वहाँ हमारे वर्णों की संख्या पूछ रहा है कि वो कितनी है। ठीक है, कितनी है, कुल संख्या पूछा जा रहा था। कुल संख्या है दोस्तों 52। ठीक है, कुल संख्या कितनी है 52। चलिए, इसमें देखो 11 स्वर आते हैं, 2 अयोगवाह आते हैं, 33 व्यंजन आते हैं। ठीक है, 2 उच्छिष्ट व्यंजन आते हैं और 4 संयुक्त वर्ण आते हैं। ठीक है, इन सब का टोटल करने पर आता है 52। ये होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के हैं। तो हिंदी में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 2 कौन से होते हैं, एक होता है स्वर और एक होते हैं व्यंजन। ठीक है, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। ठीक है, स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। ठीक है, चलिए व्यंजन की परिभाषा है, पूछा जा रहा है कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। व्यंजन किसे कहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन दे रहा है दीर्घ स्वर वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, तो पहली बात दीर्घ स्वर, तो जो स्वर है वो तो व्यंजन नहीं होगा। ठीक है, बिना किसी सहायता के तो व्यंजन बोला नहीं जा सकता। बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि जब आप क बोलते हैं तो आपको क के साथ साथ अ भी बोलना पड़ता है। ठीक है, आप कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोल ही नहीं सकते। आप जो है कोई भी व्यंजन जो है आप बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते, है ना, ये बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्णमाला जो है वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला हो जाएगा, माला मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी का समूह, और समूह वाला क्या हो सकता है, तो वर्णों का समूह जो होगा वही वर्णमाला कहलाएगा। वर्णों का जो समूह होगा वही वर्णमाला कहलाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि वर्णों का कैसा समूह, तो इसमें एक चीज़ जुड़ जाना चाहिए। वर्णों का समूह कैसा होना चाहिए, तो क्रमबद्ध होना चाहिए। ठीक है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रमबद्ध समूह नहीं है तो वो वर्णमाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि अ के बाद आ आए, आ के बाद ई आई, ई के बाद बड़ी ई आई, फिर उ आए, बड़ा उ आए, इस तरह से क्रम आए, क ख ग घ इस तरीके से आए। ठीक है, अगर इस क्रम में नहीं आएगा तो वो वर्णमाला नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है महाप्राण वर्ण का अर्थ है। महाप्राण वर्ण क्या होता है। तो महाप्राण की बात करें तो महा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, प्राण मतलब वायु। ठीक है, यानी कि जिस वर्ण को बोलते समय, ठीक है, श्वास या वायु को अधिक लगे, ठीक है, ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो, उसको महाप्राण वर्ण कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन बी गलत है, दीर्घ मात्रा वाले वर्ण नहीं होगा। कम ध्वनि उच्चारण वाले वर्ण ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए सही है, जिनके पास इनके उच्चारण में श्वास का अधिक समय लगता है वही महाप्राण वर्ण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि हर वर्गिक व्यंजन यानी कि क ख ग घ जो होता है, तो जो 25 गो वर्ण होता है उसमें से दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ठीक है, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण ये क्या होता है, ये हमारा होता है महाप्राण। जैसे ख हो गया और घ हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा महाप्राण वर्ण। ठीक है, इसी तरह से अगला वाले में छ हो गया और झ हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा महाप्राण वर्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब हमसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है, गलत है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है। ठीक है, बिल्कुल बात तो सही है। प्रत्येक व्यंजन को वर्गिक व्यंजन भी कहते हैं, ये बात तो गलत है। अक्षर त्र ज्ञ स्वतः उच्चारित वर्ण है, नहीं, क्योंकि इसको स्वर की सहायता से बोला जाता है, ये भी बात ठीक है। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। तो केवल एक ही जो वर्ग है, एक ही जो है, केवल एक ही ऐसा है जिसको हम लोग गलत कर सकते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है हमारा, ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको बताया था कि दूसरा और चौथा वर्ण होता है अल्प प्राण। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा आपको क्या, कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा हो जाएगा आपको अल्प प्राण। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा हो जाएगा आपको अल्प प्राण। ठीक है, जबकि दूसरा
और चौथा हो जाएगा आपको महाप्राण। ठीक है, ये हो जाएगा आपको, एक मिनट, ये हो जाएगा आपको अल्प प्राण। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये हो जाएगा आपको अल्प प्राण। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। ठीक है, और ये जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको महाप्राण वर्ण। ठीक है, महाप्राण। चलिए, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अल्प प्राण में कौन कौन आएगा, क, ग और इया, सॉरी क, ग और अंग, उसके बाद च, ज और इया, इस तरह करके सारे वर्ण आ जाएंगे। इसमें आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, जैसे क, एक मिनट, जैसे मैं छोटे छोटे स्तर पर लिखना चाहूँ अगर, तो हो जाएगा क, ख, ग, घ, अंग, फिर च, छ, ज, झ और इया। ठीक है, तो आपको जो है इसमें ये और ये पीले टिक वाले आपको हो जाएंगे। पीला टिक वाला आपको हो जाएगा अल्प प्राण, जबकि बच गया ये अथी, ये टिक जो है दूसरा टिक मैंने लगाया है वो हो जाएगा आपको महाप्राण वर्ण। ठीक है, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण, ये आप ध्यान से समझ लीजिए, इसी में सारे आ जाएंगे। अगला है हमारा, निम्न से प्रकंपित व्यंजन कौन सा है। प्रकंपित, इसका मतलब होता है कि ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसको बोलने पर जो है जीवा थोड़ी सी कंपन करने लगे। तो देखिए य, र, ल, व, आप बोल के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि र एक व्यंजन है, र। ठीक है, तो र बोलने में जीवा को जो है कंपन करना पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको र। ठीक है, प्रकंपित व्यंजन कौन सा हो जाएगा हमारा, र हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रकंपित व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के मतलब क्या होता है, जिसका उच्चारण नासिका के द्वारा हो। ठीक है, नासिक व्यंजन मतलब जिसका उच्चारण आपको नासिका के द्वारा हो। तो नासिका के द्वारा है, आपको हो जाएगा 9 व्यंजन जो है आपको नासिका के द्वारा उच्चारण होता है। ठीक है, चलिए 9 ही नहीं, आपको इसमें आ जाता है सभी वर्णों का 5वां अक्षर, ये अंग, य, न, म, ये पांचों वर्ण जो है किसमें आ जाते हैं, ये पांचों वर्ण आ जाते हैं आपको नासिक के व्यंजन में। ठीक है, ये पांचों वर्ण आ जाते हैं कौन, नासिक के व्यंजन में। ठीक है, ये पांचों वर्ण आते हैं नासिक के व्यंजन में। ठीक, चलिए, ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई है, ध्वनि जो है उसका सबसे छोटा इकाई क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी आपको अक्षर, ऑप्शन अक्षर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठ व्यंजनों का उच्चारण होता है, अब नाम ही है कंठ व्यंजन, तो उसका उच्चारण कहाँ से होगा, ऑप्शन सी, कंठ से होगा। ठीक है, कंठ से। चलिए अगला है ओष्ठ व्यंजन समूह कहलाते हैं। ओष्ठ व्यंजन समूह में कौन कौन आएगा, ओष्ठ व्यंजन जिसका उच्चारण ओठ से होता है, तो ऑप्शन डी, प, फ, ब। ठीक है, मैंने बताया था क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, सबका उच्चारण अलग अलग होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, ये होता है। अगला है हमारा ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ए और ए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अ का उच्चारण कंठ से होता है और ई का उच्चारण तालु से होता है, और ए और ए का निर्माण जो है आपको अ और ई मिलाकर होता है, तो कंठ और तालु दोनों से उच्चारण हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंठ तालव्य, है ना। चलिए, इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है, कौन है जो स्पर्श व्यंजन है, तो कवर्ग भी स्पर्श व्यंजन है, तवर्ग भी है, चवर्ग भी है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर है। ई किस प्रकार के वर्ण है, दोनों ई जो है किस प्रकार के वर्ण है, तो मैंने आपको अभी बताया कि दोनों ई का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसके हो जाएंगे तालव्य वर्ण, ऑप्शन डी। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा होता है, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि य। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको उससे बताया था कि य, र, ल और व, ये सब जो होते हैं अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा है, इसमें हमारा ऑप्शन है य, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, व का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो व का कौन होगा, कंठ, तालु, नासिका। ठीक है, नासिका नहीं होगा। ठीक है, मूर्धा नहीं होगा, कंठ, तालु नहीं होगा। ठीक है, बचता है हमारे पास दंतोष्ठ। ठीक है, तो दांत और ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, त वर्ग का उच्चारण स्थान है, त वर्ग। ठीक है, त वर्ग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, क, च, ट, त, चौथा नंबर पे आ रहा है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, चौथा नंबर पे दंत आ रहा है, तो यही होगा क्या हमारा ऑप्शन ए, दंत। ठीक है, त वर्ग में आपको कौन कौन आते हैं, त वर्ग में आपको आ जाएंगे सारी चीज़, त, थ, ठीक है, द, ध और फिर न, ये जो है ये आपको, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, ये सब के सब आते हैं आपको त वर्ग में। ठीक है, ये सब के सब आते हैं आपको त वर्ग में, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इनका उच्चारण होता है किससे, दांत से। ठीक है, दंत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। च और छ का उच्चारण स्थान क्या है, च और छ का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपको
च और छ का उच्चारण हो जाता है आपको च और छ, चवर, क च ट तप, कंठ तालु, तो इसका हो जाएगा तालु। ठीक है, यानी कि ये किस क्या हो जाएंगे, तालव्य, ये हो जाएंगे हमारे तालव्य, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क और ख का उच्चारण स्थान है, तो क और ख का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपको, पहला वर्ग है इसलिए इसका हो जाएगा कंठ, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। और अगर आप लोग का साथ रहा, आपने डिमांड किया, अगर आपको हिंदी व्याकरण का पूरा क्लास चाहिए जो आपको 6 से लेकर 12 तक काम आए, तो मैं वो भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वो ज़रूर पढ़ाऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ट जो वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपको कचट तप, तीसरा नंबर पैरा, कंठ तालु मूर्धा, तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्धन्य, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में किस तरह पे लाऊं आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं कुछ ही दिन में संधि का भी दूसरा पार्ट लाने वाला हूं। संधि का एक पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं संधि का अगला पार्ट लाने वाला हूं बहुत ही जल्द। अगली वीडियो में हम लोग संधि के अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे, संधि के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि वर्णमाला और संधि जैसे टॉपिक व्याकरण में बहुत काम आते हैं। जय हिंद दोस्तों।